नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं अरुण लाल आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हैं जो महाराष्ट्र के पर्यटन विभाग को पूरी तरह से बदलने के लिए तत्पर है। पर ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस कहानी पे हम बात करेंगे। सातारा जिले के फलटन के पिछड़े गांव में जहाँ पानी तक की दिक्कत थी, वहां से ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे और यहाँ तक पहुंचे। इनके मुंह से जानेंगे इनकी कहानी। आइए मिलते हैं। धनंजय जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। आप सबसे पहले मैं आपको बचपन ले चलूंगा। किस तरह का बचपन आपने देखा और कहां से, बताते हैं आपके इलाके में सूखा था, तो कैसे इस सूखे में से आप अब पर्यटन विभाग तक पहुंचे, क्या रहा आपका सफर? मेरा गांव जो है वो बरड़ बोल के है, जो फलटन तालुका में आता है, सातारा जिला के। वो सूखाग्रस्त पूरा इलाका है जी। और मेरा जो पहला पढ़ाई हुआ वो जिला परिषद स्कूल, जो गवर्नमेंट की स्कूल में हुआ, उसमें रहा। बट थोड़ा सा इंटेलिजेंस के कारण मैं जो पहला आता था, तो बाद में मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे जो फादर थे, वो जो एसटी रहता है, एसटी महामंडल जी, एसटी महामंडल, उसमें वो हाँ उसमें वो ड्राइवर थे जी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। फिर भी उनका एक बहुत उम्मीद था कि मेरा बच्चा जब होशियार है तो उसको मैं अच्छा शिक्षण कैसा दे दूँ जी। तो 7वीं कक्षा से उन्होंने मुझे तालुका प्लेस पे भेजा जी। तो 7वीं से 12वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। तालुका प्लेस पे क्या स्थितियाँ थी, किस तरह की सुविधाएं थी? जब सूखाग्रस्त क्षेत्र है तो क्या, कैसे थे, कैसे पढ़ पाए आप? तो तालुका प्लेस में भी बहुत कुछ अच्छे सुविधाएं नहीं थी। इवन वहाँ हॉस्टल भी नहीं था। तो छोटी छोटी जो प्राइवेट रूम्स रहती है, उसमें हम गांव के कुछ बच्चे एक साथ में रहते थे। और ना उसको टॉयलेट की सुविधा थी, ना खाने का इंतजाम था। मतलब गांव से ही डिब्बा आता था बस से, वही सुबह का डिब्बा, वही शाम को खाने का जी। तो वो सिस्टम से हमने 6 साल किया। बट 12वीं में भी मैं मेरे क्लास में साइंस में पहला आ गया। उस वक्त मुझे 83% मार्क मिला। 83 उस समय? यस, बहुत बड़ा परसेंटेज। और यस, और उसके आधार पे मुझे बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज, जो एक अच्छा कॉलेज है, वहाँ एडमिशन मिला। तो मेरा फिर आगे का प्रवास मुंबई में शुरू हो गया। हाँ, लेकिन आप बता रहे थे इस कॉलेज के बारे में, ये एशिया का क्या, किस तरह का क्या मामला है? यस, जो बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज है परेल में, वो एशिया का सबसे पहला कॉलेज है जो 1886 में शुरू हुआ है। तो वहाँ का काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। यहाँ से पहले तो 10-12 देश से, मतलब ईरान, पाकिस्तान, जब पहले मतलब स्वतंत्रता के पहले काल में श्रीलंका हो, वहाँ से स्टूडेंट यहाँ आते थे। तो आप जब गांव से सीधे मुंबई जैसे बड़े शहर में आ गए, तो कैसे आप एक गांव का लड़का जिसको पता नहीं कुछ भी, और कहाँ रहे आपको पढ़ने के लिए? कैसे? शुरुआत में तो मुझे मैंने जैसा बताया कि आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंने गवर्नमेंट हॉस्टल ढूंढा और मेरे मेरिट के हिसाब से मुझे गवर्नमेंट हॉस्टल भी मिला। मैं वर्ली हॉस्टल में कुछ दिन रहा, फिर जोगेश्वरी हॉस्टल में रहा गवर्नमेंट के, और बाद में फिर कॉलेज के हॉस्टल को मैंने ज्वाइन किया। तो पहले तो कुछ 1-2 साल तो बहुत हार्डशिप में गए। बट वहाँ मुझे और एक चीज़ मिली कि वहाँ एक बॉम्बे वेटरनरी कॉलेज जो हमारा है, वहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ये करते थे। तो एक दिन हमें प्रोग्राम में बुलाया गया और उस वक्त मुझे समझा कि मैं यहाँ डॉक्टर कोर्स के लिए आया हूँ, बट ये जरूरी नहीं कि मैं डॉक्टर का ही कंप्लीट करके डॉक्टर ही बनूँ। तो जैसा ही वो मैंने प्रोग्राम देखा, वहाँ कुछ डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हुए थे, कुछ DYSP ACP सिलेक्ट हुए थे। तो उसी वक्त दूसरे साल में था मैं कॉलेज के। तो उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि मैं भी ये कॉलेज का करके उसके साथ साथ मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पढ़ूंगा। तो जैसा ही कॉलेज खत्म हुआ, फिर मैंने डेडिकेटेडली 2 साल स्टडी की। देन आई सिलेक्टेड एज ए डिप्टी कलेक्टर। तो कैसे, क्या स्ट्रगल के दिन कैसे थे, क्या सोचते थे उन दिनों की, कैसे घर चलेगा, कितने पैसे मिलते थे घर से, और कैसे गुजारा करते थे उस समय? मतलब एक गवर्नमेंट के हॉस्टल में रहते थे और वही खाना मिलता था जी। वही खाना खाना और पढ़ाई के लिए कॉलेज के हॉस्टल में जाना या कॉलेज के पढ़ाई स्टडी रूम में जाना, ऐसा कुछ इनका चलता था। सही है ना? यस, हम बराबर बोला है उन्होंने कि मैं एक्चुअली गवर्नमेंट हॉस्टल इसीलिए ज्वाइन किया था कि गवर्नमेंट का फ्री खाने का इंतजाम होता है जी। और फिर उसके ऊपर 150 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता था। तो टोटल मुझे खर्चे के लिए 1000 रुपये मिलता था। उसमें से ही सब, जो भी ब्रेकफास्ट हो या बुक्स हो या कपड़े हो, सब उसमें ही चलाना। तो मेरा साल का 10-12 हज़ार रुपये में पूरा मुंबई जैसे शहर में भी मैंने एक अच्छी तरह से निकालने का कोशिश किया। तो वैसा ही चला मेरा। तो आज एक आप ऑफिसर हैं और बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, तो ऐसे में फैमिली कैसे टाइम देते हैं और क्या है फैमिली का सिस्टम आपका?
तो मैं उसके पहले मैं बताऊंगा कि जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू किया तो पहले मैं सेल टैक्स इंस्पेक्टर बना जी। तो वो पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गया। मैं वहाँ उस साल भी सिर्फ 100 पोस्ट थे जी। तो 2.5 लाख स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते जी। उसमें से टॉप 100 में मैं आया था। अरे वाह। और बाद में भी मैं जो जनरल एमपीएससी रहती है जिसमें डिप्टी कलेक्टर और डीवाईएसपी जैसे ऑफिसर्स रहते हैं तो उसमें भी मैं महाराष्ट्र में 17 रैंक मुझे मिला था। अरे वाह। हाँ, तो उसके बाद में मैंने जो काम चालू किया वो रायगढ़ जिले में किया, ठाणे जिला में किया। मैं आई वर्कड एज अ सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, आई वर्कड इन डिप्टी कलेक्टर एनक्रोचमेंट एंड रिमूवल, आई वर्कड इन एंटरटेनमेंट डिप्टी कलेक्टर। तो हाँ, तो हर जगह मैंने कोशिश किया है कि आम आदमी को, गरीब लोगों को कैसा किया। जैसा कि मैं सब डिविजनल ऑफिसर था उस वक्त मैंने एक स्कीम ये किया कि उसमें जो जनजाति के आदिवासी लोग रहते हैं उनको 3 घंटे में दाखला देने का एक पहला ऐसा मैंने प्रयास लिया कि जिसको उस वक्त के सभी ऑफिसर लोगों ने या मीडिया ने भी सराहना की थी उसकी। जी, जी, दूसरा मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं जब मुरबाड और ठाना जिले में था कल्याण एसडीएम तो उस वक्त पहला एक ऐसा नया स्कीम हमने लाया कि सरकारी योजनाओं का जतरा लगाया हमने जी मुरबाड़ में जी। वो वहाँ के जो एमएलए थे मिस्टर कतोरी जी के साथ, उनके साथ में, और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब उसके नेक्स्ट साल में खुद देवेंद्र फडणवीस जी जो सीएम थे उस वक्त के वो देखने को आए थे। वो मिला। हमने ये किया था कि आम लोगों को हर डिपार्टमेंट में, हर ऑफिस में जाके वहाँ कौन सी स्कीम है और उसको कितना टाइम लगता है वो बहुत कठिन हो जाता है। तो हमने एक प्रॉपर एक एमआईडीसी का ग्राउंड लेके हर ऑफिस को बोला कि आपका सब स्कीम लेके आओ, यहाँ पे रखो, सबकी स्कीम के एप्लीकेशन रखो, और पूरे तालुका को बताया कि आप यहाँ 3 दिन आ सकते हैं, आपको फॉर्म भरिए और जो डिसीजन वहाँ ले सकते वहाँ तुरंत का तुरंत। यस, तो वो 3 दिन में मुरबाड तालुका से 43,000 लोग आ गए। 43,000। यस, और काफी कुछ हुआ, जैसा कि लर्निंग लाइसेंस लेंगे आरटीओ के 3 दिन में 1100 लाइसेंस इशू हो गए। तो वो एक अच्छा स्कीम है जो मुझे स्कीम आगे बढ़ी नहीं। जब मैं था तो वो 2-3 साल चली, बाद में मैंने भी इतना मालूम नहीं क्योंकि मैं डिपार्टमेंट चेंज हो गया जी। तो अभी लास्ट 3 साल से मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट में हूँ। तो उसके पहले मैं मंत्रालय में था एज ए पर्सनल सेक्रेटरी टू मिनिस्टर। तो मेरा लास्ट 20 साल का जो करियर है वो अच्छी तरह से चला है। जैसे कि आपका ये जो पूरा प्रवास है पढ़ाई का और इसका, तो पीछे मुड़ के आपने कभी देखा है, आप जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ कभी गए हैं, या जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ कभी गए, और उसमें क्या वहाँ कुछ करने की कोशिश किया है क्या आपने? यस, नक्की किया है। जैसा मैंने पहले बताया कि मैंने जिला परिषद स्कूल में पढ़ा हूँ, तो रिसेंटली 1-2 साल पहले उन्होंने मुझे बुलाया था वहाँ बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए, और मैंने कोशिश किया है कि वहाँ खुद मैंने कंप्यूटर डोनेट किया स्कूल को। बहुत अच्छी। और मुझे लगा कि ये बच्चों को भी जो बम्बई में सुविधा है ऐसा कुछ कैसा दे सकते हैं। और यहाँ जो कॉलेज किया वहाँ तो मैं जाता हूँ 6 साल महीने भर एक बार, और वहाँ भी जो अभी नए स्टूडेंट्स हैं उसको मैं मार्गदर्शन करता हूँ कि कैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, यहाँ स्टेटस कैसा है, काम करने का नेचर क्या है, यहाँ आप बहुत कुछ समाज के लिए कैसा दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ मैं पढ़ा हूँ उसको देने का मेरा हमेशा कोशिश रहता है। आपकी प्रेरणा स्रोत क्या रहे, जो आप अभी एक बड़ी बात कही कि एक समाज को वापस लौटाने वाला, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? माँ से, पिता से, या कोई गुरु ऐसा कहाँ से मिली ये आपको प्रेरणा, किस तरह से आई आपके पास? नहीं, मुझे मेरे माँ से और पिता से मैं बोलूँगा तो ऑनेस्टी, दूसरों को किसी का खराब नहीं सोचना है, और अपने प्लेनली अपने खुद के प्रयास के ऊपर कैसा आगे जाना है, उस प्रेरणा तो मुझे मेरे माँ बाप से मिली। और दूसरा 2 व्यक्ति है जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो जब मैं एमपीएससी करने लगा तो मैंने एक डॉक्टर अंबेडकर जी का एक बुक पढ़ा जिसके लेखक थे धनंजय कीर, और उसमें मैंने ये पढ़ा कि जब अंबेडकर जी 1913 में अमेरिका चले गए और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो पहले 3-4 महीना उनका भी ऐसा सीधा साधा गया, और बाद में उनको लगा कि अरे मैं तो यहाँ सिर्फ मतलब पढ़ने के लिए आया हूँ, और वो पढ़ना ऐसा होना चाहिए कि जिसका पूरा भारत को उसका आगे जाके फायदा होना चाहिए। फिर उन्होंने वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ढूंढी, और वहाँ वो बुक में ऐसा लिखा है कि सुबह 8 बजे वो लाइब्रेरी खुलती थी और शाम को 9 बजे वो बंद होती थी।
तो सुबह 8 बजे वो लाइब्रेरी में एंट्री करने वाला पहला स्टूडेंट अम्बेडकर रहते थे और 9 बजे लास्ट स्टूडेंट भी अम्बेडकर रहते थे। जी। तो 13 घंटा वो करके रूम पे आके फिर भी वो 4-5 घंटा करते थे। जी। तो टोटल 24 घंटे से 17 से 18 घंटा जब वो पढ़ाई करते थे और उसके कारण ही उन्होंने इतनी कुछ अच्छी डिग्रियां हासिल की। तो वो पेज जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि बाबा साहेब ने इतना कुछ किया है तो मैं खुद भी स्टडी करके कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। जी। फिर मैंने 1.5 साल इतना एमपीएससी का अध्ययन किया कि मैंने 73 बुक्स पढ़े अलग अलग। जी। इसके लिए यस, जी। इसलिए मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में 2-3 साल पढ़ा तो एक बार भी मैं नहीं फेल हो गया। जी, एक तो बार। यस, तो ये एक मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। और दूसरे जो मेरे इंस्पिरेशन है वो स्वामी विवेकानंद जी है। जी। 92 से जैसे मैं कॉलेज में आया था बम्बई में, तो खार में उनका एक आश्रम है, रामकृष्ण आश्रम। जी। तो मैं वहाँ गया तो मुझे विवेकानंद जी का जो थॉट्स है, उनके जो इंस्पिरेशंस है, भारत को उस वक्त लोग कहते हैं कि ये ड्रम स्टिक इसका देश मतलब अडानी लोगों का देश। जी। बट विवेकानंद ने बताया कि हम 5000 साल से हम ब्रिलियंट है, हमारे पास बहुत कुछ इथिक्स है, हमारे पास बहुत कुछ नॉलेज है, नॉट ओनली मेडिटेशन बट आयुर्वेदा और सब चीज़ें। तो उससे मैं प्रभावित हुआ। आज भी मैं विवेकानंद जी का बुक पढ़ता हूँ, अम्बेडकर जी से इंस्पिरेशन लेता हूँ और मेरा करियर है वो अच्छे तरह से करने की कोशिश करता हूँ। जी। फैमिली के बारे में थोड़ा सा अगर बताना चाहें कि किस तरह से इतना व्यस्त समय, तो आप अपना जीवन कैसे देखते हैं? ये तो आपके जीवन कर्तव्यों का, लेकिन एक आदमी मनोरंजन होता है, पत्नी होता है, बच्चे होते हैं, माँ होता है, दोस्त होता है, ये लाइफ का ये हिस्सा कैसे है? आप इस हिस्से पे थोड़ा सा चर्चा। मेरा लाइफ तो मैं बहुत मतलब एकदम शेड्यूल्ड जैसा रहता है लाइफ। जी। सुबह मेरा मेडिटेशन, योगा, 1 घंटे का एक्सरसाइज मैं करता ही हूँ। और मैं फैमिली को सैटरडे संडे का टाइम देता हूँ जब छुट्टी रहती है। जी। नॉर्मली तो मैं दिन भर तो 12-13 घंटा मेरा ऑफिस में चला जाता है, जी। बट सैटरडे संडे मैं फैमिली के साथ देता हूँ। बच्चों को ड्रामा हो या बुक्स हो या कहाँ घुमाना हो मुंबई के अंदर, ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। साल में एक बार 4-5 दिन का बाहर घुमा के लेके जाना है, स्टेट बाकी के स्टेट दिखाना है, ये भी काम मैं करता हूँ। सिनेमा के बारे में आपका क्या राय है? आप किताब पढ़ते हैं, आप सिनेमा के बारे में आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का सिनेमा आप देखते हैं या नहीं देखते हैं? मुझे सिनेमा सिर्फ मैं जो बायोग्राफीज के रिलेटेड है वैसा देखने का मुझे इंटरेस्ट है। बाकी जो फिक्शनल सिनेमाज है मैं देखता नहीं हूँ। स्टंट और ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जो भी जिससे मुझे कुछ प्रेरणा मिली ऐसा ही कंटेंट होगा तो मैं मूवी देखता हूँ। और खाने में आपको क्या पसंद है? कभी खाना बनाते हैं क्या पत्नी के साथ? ये एक पहलू थोड़ा सा। नहीं, मैं खाना नहीं बनाता हूँ, बट मैं चाय बनाता हूँ। हर दिन सुबह मेरी जिम्मेदारी रहती है सुबह का चाय बनाने का। अच्छा। और पहले तो मैं नहीं था, क्योंकि मैं जिस इलाके से आया था तो वहाँ सी फूड नहीं था। बट मेरा जो सर्विस रायगढ़ और ठाणे में गया तो अभी मुझे सी फूड की टेस्ट बढ़ गई है। जी। तो सी फूड मैं खाना पसंद करता हूँ। जी। अगर मान लीजिए सबके घर में झगड़े होते हैं, आपके घर में अगर झगड़े होते हैं तो क्या करते हैं आप? नहीं, नॉर्मली झगड़ा होता है वो क्या बोलते हैं, विचारों का झगड़ा होता है। बाकी झगड़ा तो मेरे घर में नहीं होता है। जी। फिर भाई मेरा प्रयास रहता है कि अमिकेबल वातावरण कैसा रहेगा। नहीं, मतलब हम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कैसे उसको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, नॉर्मली बताऊं तो वही बोला मैंने कि हमारे झगड़े जो होते हैं वो विचार के आधार पर झगड़े होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, वाइफ हो या बच्चे हो। लेकिन ऐसा कुछ इतना मतलब ऐसा खिंचातान वाली बात ज़्यादा मेरे लाइफ में फैमिली में नहीं रहती है। और ईश्वर वगैरह में किस तरह के धर्म से प्रभावित हैं? धर्म को आप क्या सोचते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने पूरे जीवन का निचोड़ जो आप हैं बेसिकली। यस, मैं अभी एक ही धर्म ये करता हूँ कि इंसानियत ये सबसे बड़ा है। भले मैं पैदाइशी हिंदू धर्म का हूँ, बट जो मैंने पढ़ा है, मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा है, मैंने विवेकानंद जी को पढ़ा है, मैंने काफ़ी कुछ फिलोसॉफिकल बुक्स भी पढ़ी हुई है। तो मैं ये नतीजे पे आया हूँ कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। और जैसा भगवान बुद्ध कहते थे कि आपके तत्व क्या है, उससे आप अपने जीवन में क्या उतार रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और कोई धर्म नहीं कहता कि आप झूठ बोलो, कोई धर्म नहीं कहता कि आप हिंसा करो। तो मुझे लगता है ये जो तत्व है वो तत्व अपने जीवन में उतारना चाहिए। और उससे आधार पे मैंने खुद महसूस कर रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी सरलतापूर्वक जो जा रही है उसका कारण अपना नीतिमत्तापूर्वक जीना है, ऑनेस्टी से जीना है, उसमें ही सब कुछ है। तो मित्रों, ये थे धनंजय जी जिन्होंने आपको एक बड़ा मंत्र दिया है कि सरलता से अगर आप सरल होंगे तो आपका जीवन भी सरल होगा। साफ बात है कि इन्होंने स्पष्ट कहा। इनके साथ इससे पहले भी हम
बहुत सारे बेहतर लोगों से बात की है। हर इंसान ने हर बार ये बात कही है, जो बेहतर है, सफल है, कि अगर आप सरल हैं, अगर आप सीधे साधे हैं तो आपका जीवन बेहतर होगा। चालाकी कहीं किसी तरह से सरलता को नहीं जीत सकती है। धनंजय जी का धन्यवाद कि वो हमारे चैनल पे आए और आप तक एक लंबी संघर्ष गाथा की बातें की। फिर हम मिलेंगे धनंजय जी के साथ फिर किसी दिन, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।